हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर जीशान फार्माकोलॉजी। मैंने एएनएस पे एक सीरीज़ बनाई है। इस सीरीज़ में 10 शॉर्ट वीडियोस हैं जो कि हमारे कंप्लीट एएनएस को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। ओके, तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम एक बात जानने की कोशिश करेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है और ये क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि आप क्लास में बैठे हैं और एक अचानक से एक टाइगर एंटर किया। ठीक है, तो एंजाइटी होगी और इस एंजाइटी की वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हमारे जो है सांसें तेज चलने लगेंगी, प्यूपिल डायलेट करेगा और स्वेटिंग भी होगी, है ना। लेकिन इसके जो अपोजिट एक कंडीशन हम लोग देखते हैं, जहां आप अपने कमरे में एसी में आराम से बैठे हैं और आप अपना फेवरेट पिज्जा अपने वेब सीरीज के साथ लेके बैठे हैं। ठीक है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है। तो अब जिस रिलैक्स स्टेट में क्या होगा कि बॉडी हमारे जो है डाइजेशन पे फोकस करेगी। जो फूड हम खा रहे हैं उसके एंटिसिपेशन में सैलिवेशन बढ़ेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन बढ़ेगा और डाइजेशन प्रोसेस पे बॉडी फोकस करेगी। और इस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी जो है हमारे ब्लड फ्लो को टुवर्ड्स द जीआईटी पुश करेगी, है ना। तो ये दोनों सिस्टम में फर्क क्या है? एक सिस्टम हमारी जान बचाने में मदद कर रहा है, दूसरा सिस्टम जो है वो हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रोसेस में मदद कर रहा है। तो क्या ये सिस्टम में को हम कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, नाउ लेट्स रिवाइज द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक बेसिक सा रिवीजन है। फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कमांड सेंटर ऑफ होम्योस्टैसिस। ये जो कमांड सेंटर ऑफ होम्योस्टैसिस होता है, दिस विल रेगुलेट टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नाउ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरीली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा रेस्ट एंड डाइजेशन में हेल्प करता है, और इंटेरिक नर्वस सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड द गट ब्रेन। ओके, ये हमारे जीआई के फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली हैंडल करता है। ओके, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ओरिजिन की। तो ये देखिए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओरिजिन होता है ये होता है T1 टू L2 से। अब ये T1 और L2 से होता है, तो इसका जो गैंग्लिया होता है, ये जानने की चीज जरूरी है, ये नियर टू द स्पाइनल कॉलम होता है। ठीक है, दोनों साइड नियर टू द स्पाइनल कॉलम, और ये एक चेन फॉर्म करता है जिसको हम लोग पारावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन कहते हैं। अब चूंकि ये गैंग्लिया इज क्लोज टू द स्पाइनल कॉलम, तो इस पे क्या है कि इसका जो है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वो शॉर्ट होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है, जो ऑर्गन से जाके मिलता है, ये लॉन्ग होता है ना। तो इसको याद कैसे रखेंगे? सिंपैथेटिक एस एंड एस फॉर शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। अब इसके जो है इस पारावर्टिब्रल गैंग्लियन के होने का फायदा हमको यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब चेन में एक गैंग्लिया हमारा एक्टिवेट होगा तो वो सबको एक्टिवेट कर देगा, सारे गैंग्लिया को। इससे एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस मिलता है जिसकी बहुत जरूरत होती है। हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, प्यूपिल का डायलेट करना, ताकि हम अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से स्कैन कर सकें। स्केलेटल मसल्स में ब्लड फ्लो का बढ़ जाना, ठीक है, ताकि हम हमारे स्केलेटल मसल्स में एनर्जी आए, कॉन्ट्रैक्शन आए और हम भाग सकें, लड़ सकें। ठीक है, और इसके जो है ऑपोजिट में क्या है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ओरिजिनेट करता है ब्रेन स्टेम में क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10 से, एंड सेक्रल में S2 टू S4। तो इसका जो गैंग्लिया होता है ये क्लोज टू द टारगेट ऑर्गन होता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इसका लॉन्ग होता है एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि यहाँ स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेसिफिक एक्शन का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि आप पिज्जा खा रहे थे, तो जो पिज्जा आप खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी फोकस करना चाहेगी ऑन डाइजेशन, है ना। इस वक्त अननेसेसरी हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट करना और हमारे जो है आईज को जो है मियोसिस कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों सिस्टम दीज आर अपोजिट इन एक्शन। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इन फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए हमारा क्या है, ये है हमारा
sorry, this is our parasympathetic nervous system. uh, just a moment guys. This is the sympathetic, okay, and this one is the parasympathetic. ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये सिंपैथेटिक है और ये पैरासिम्पैथेटिक है। इस दोनों का जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वहां पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वहां पे भी हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, लेकिन जो सिंपैथेटिक होता है उसमें हमारा नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होता है। ये बात हमको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, वो है स्वेट ग्लैंड का एक्सेप्शन। स्वेट ग्लैंड्स में जो हमारा इनर्वेशन है वो सिंपैथेटिक है, लेकिन जो वहां पे रिसेप्टर्स है वो M3 रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन हमारा एक्ट करता है। ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। अब इसका फायदा देखिए, ये एक एक्सेप्शन है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा बॉडी में, है ना। इसका फायदा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। तो जो डायबिटिक पेशेंट को जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जब उसका ब्लड शुगर कम होता है, उसमें क्या होता है, ट्रेमर्स होता है, ठीक है, पैल्पिटेशन होता है और स्वेटिंग होता है। लेकिन अगर उस डायबिटिक पेशेंट को किसी वजह से हमने बीटा ब्लॉकर दे रखा है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव की दवा होती है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो बीटा ब्लॉकर है उसके बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करेगा। इस ब्लॉकेज की वजह से उसके पाल्पिटेशन, जो हार्ट रेट बढ़ना था, और उसके जो ट्रेमर्स हैं वो नहीं होंगे। सिर्फ एक ही उसका सिम्टम दिखेगा जो है स्वेटिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो दिखेगा इवन इन द पेशेंट्स जिसको कि बीटा ब्लॉकर हम दे रहे हैं डायबिटीज के केस में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसका हम लोग कैसे क्लिनिकल हम लोग यूज कर सकते हैं कि या तो अगर हमको उस पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर ना दें, कोई दूसरी दवा दें, या तो अगर देने की जरूरत पड़ रही है तो उनको हम एजुकेट करें कि आपको अगर शुगर लेवल कम होगा तो स्वेटिंग से वो पहचाना जाएगा, तो आप फौरन जो है शुगर इनटेक कर लेंगे। दूसरा इसका फायदा क्या है, जैसे कि बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है जो कि बोटॉक्स इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, उसको हम लोग यूज क्या करते हैं, कॉस्मेटिकली यूज करते हैं, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा कि जो बॉटुलिनम टॉक्सिन है वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के जो रिलीज है, इस एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। अब जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो स्वेट ग्लैंड्स को तो एसिटाइल कोलिन चाहिए, ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट नहीं होगा तो स्वेटिंग कम होगी। दूसरा, ये एसिटाइल कोलिन जो है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी काम करता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो काम करता है तो उससे ये क्या कराता है कि ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कॉज कराएगा, ठीक। तो मान लीजिए कॉस्मेटिकली क्या होता है कि स्वेट रिड्यूस किया, ठीक है, तो जैसे एक्जिला हुआ, फेस हुआ, इस पे स्वेट रिड्यूस किया, और फेस पे भी हम लोग जो रिंकल्स हो जाता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बोटॉक्स के इंजेक्शन को देते हैं जो फेशियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, और फेस जो है हमारा रिंकल फ्री हो जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 6 months। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन। ये बात को हमको समझना है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली सबको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और पारासिम्पैथेटिक जो होता है वो हमारा उसको डिप्रेस करता है। ये एक बेसिक सी बात समझ लीजिए, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, हम लोग याद रखेंगे आसानी से। तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हार्ट रेट को बढ़ाया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया, ठीक है, आईज को डायलेट किया, मिड्रियासिस किया, क्यों, ताकि ज्यादा लाइट हमारे एंटर करे, ज्यादा इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस कर सकें। ब्रोंकस का भी सांसें जो तेज चलने लगती हैं उसमें क्या होता है, ब्रोंकस हमारा डायलेट होता है, ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है और ज्यादा हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। मैं रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो है वहां पे भी वैसोडाइलेशन होता है ताकि स्केलेटल मसल्स को ज्यादा ब्लड मिल सके, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई उसको मिल सके, और स्वेटिंग भी हमारा बढ़ता है, ठीक है। स्वेटिंग बढ़ने से क्या होता है, फाइट और फ्लाइट में देखिए हमारा जो ये हैंड होता है ना, पाम जो होता है बेसिकली, ये जब बिल्कुल ड्राई होता है तो इसकी ग्रिप कमजोर हो जाती है, और लेकिन जब हल्का स्वेटिंग होता है ना तो हमारी ग्रिप मजबूत हो जाती है, लेकिन एक्सेस स्वेटिंग में फिर से वो ग्रिप कमजोर हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है एक्सेप्शन की। तो ये तो सब बढ़ रहा है, लेकिन घट क्या रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका जो है इसको डिप्रेस कर रहा है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर को डिप्रेस कर रहा है। जरूरी है, अगर आप किसी से लड़ रहे हैं या किसी डेंजरस सिचुएशन से भाग रहे हैं तो आप उस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपको जो है यूरिन और
डिफिकेशन का अर्ज हो, तो ये दोनों चीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में घट जाता है एक्टिवेशन में, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, वो सबको डिप्रेस कर रहा है, हार्ट रेट उसने कम किया, मियोसिस कॉज कराया अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। मियोसिस की जरूरत पड़ती है मेनली जब बुक पढ़ते हैं तो नियर विजन में हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कॉज कराता है, जिसका मेन हम लोग इफेक्ट देखते हैं सीओपीडी के पेशेंट्स में, एस्मा के पेशेंट्स में हम लोग देखने को मिलता है कि उनको एक्सरसिबेट कराता है, ठीक है। हमारे ब्लड वेसल्स पे और स्वेट ग्लैंड्स पे ज्यादा इफेक्ट इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे जो जीआईटी पे है, यहाँ पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, मोटिलिटी को भी बढ़ाएगा और स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करेगा ताकि फूड आगे प्रोपेल हो सके, ठीक है। और ब्लैडर में क्या करेगा, जो डेट्रूसर मसल है उनको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो इंटरनल स्फिंक्टर है, ठीक है, उसको जो है ये रिलैक्स करेगा जिससे कि यूरिनेशन ज्यादा होगा। ओके नाउ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन की तरफ, ठीक है। तो उससे पहले न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डेंड्राइट है, ये एक रिसीविंग एंड है जहां से हमारा नर्व जो सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आया, ठीक है। ये सारा नर्व सिग्नल आया और ये हर तरह से ये जो जितने डेंड्राइट हैं ये सब तरफ से नर्व सिग्नल लेके आ रहे हैं और इनको जो है सेल बॉडी जो होता है, ये सेल बॉडी जो है इस सबको इंटीग्रेट करके प्रोसेस करके इंटीग्रेट करता है और फिर फर्दर जो है ये जो एक्सॉन होता है जिसको कि हम लोग रिले पाथ हम लोग कहते हैं, इस एक्सॉन से आगे ये बढ़ता है और जो है ये एक्सॉन टर्मिनल जो होता है ये नेक्स्ट हमारे न्यूरॉन या नेक्स्ट टारगेट ऑर्गन को सप्लाई करता है जिससे कि हमारा नर्व इंपल्स प्रोपिगेट होता है, ठीक है। तो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस जिसके जरिए हमारे नर्व सेल्स न्यूरॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसमें 5 प्रोसेस होता है मेनली। पहला तो होता है कि एक्शन पोटेंशियल आया, इस एक्शन पोटेंशियल के आने की वजह से हमारा ट्रांसमीटर रिलीज होता है। अब जब ट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो ये जो ट्रांसमीटर है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड करके उसको एक्टिवेट करता है। अब ये जो एक्टिवेशन हुआ तो उस एक्टिवेशन के रिस्पॉन्स में हमारा आया ईपीएसपी और आईपीएसपी, ठीक। और जब रिस्पॉन्स आ गया तो अब इस न्यूरो को हमको टर्मिनेट भी करना है उसके एक्शन को, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो लगातार कोई एक रिस्पॉन्स देता रहे विच इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द बॉडी, उसको टर्मिनेट भी करना होता है। लेट्स सी वन बाय वन एवरीवन, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा कि भैया एक्शन पोटेंशियल आया, नर्व इंपल्स आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, अब ये एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, नर्व इंपल्स आया, इसने एक्शन पोटेंशियल लेके आया, यहाँ पे इसने डीपोलराइजेशन किया। तो डीपोलराइजेशन की वजह से जो कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो ओपन होते हैं, इससे कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। अब इस कैल्शियम के इन्फ्लक्स से क्या होगा ना, ये जो कैल्शियम एंटर किया तो ये जो साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, ये वाला जो साइनेप्टिक वेसाइकल्स है, इस साइनेप्टिक वेसाइकल्स के मेम्ब्रेन पे एक कैल्शियम सेंसर होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टोटैगमिन। इससे हमारा कैल्शियम बाइंड किया तो इसके बाद एक डाउनहिल प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो है हमारा वेसाइकल्स जो है बाइंड करता है टू द मेम्ब्रेन और एक्सोसाइटोसिस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि कैल्शियम इज द ट्रिगर जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारा रिलीज होता है। कैल्शियम अगर एंट्री नहीं करेगा, वेसाइकल हमारा फ्यूज नहीं करेगा मेम्ब्रेन के साथ और हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो अब जब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो वो क्या करेगा, वो रिसेप्टर से हमारा बाइंड करेगा, ये जो रिसेप्टर्स है इससे बाइंड करेगा और इस रिसेप्टर के बाइंड करने की वजह से ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक लोकल ग्रेडेड मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करता है। ये ग्रेडेड होता है, ठीक है, ऑल और नन नहीं होता है। फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था फेनोमेनन जो होता है ऑल और नन होता है, ग्रेडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो डिफरेंस जो ऑल्टरेशन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, पीएसपी। ये दो तरह का होता है, एक एक्साइटेटरी होता है और एक होता है इनहिबिटरी। तो जो एक्साइटेटरी होता है ये छोटा छोटा डिपोलराइजेशन कॉज कराता है। इस डिपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फायरिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक। और ये जो इनहिबिटरी जो होता है ये मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइजेशन करता है जिससे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फायरिंग कम हो जाती है। तो अब ये डिसाइड कैसे होता है कि नर्व फायर करेगा या नहीं फायर करेगा, तो ये जो है डिसीजन ये हमारे एक्सॉन हिलक पे लिया जाता है। ये जो एक्सॉन हिलक जो होता है दिस इज द डिसीजन पॉइंट। ये डिसाइड कैसे करता है, ये जितने भी ईपीएसपी आए और जितने भी आईपीएसपी आए इनका जो नेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या है ना।
अब जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, अगर मान लीजिए एक लार्ज हमारा ईपीएसपी आया एक्साइटेटरी, लेकिन 3 स्मॉल आईपीएसपी है ना, तो इसमें नेट क्या होगा कि हमारा नेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होगा वो टुवर्ड्स द डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ईपीएसपी 6 स्मॉल ईपीएसपी आया लेकिन 2 लार्ज आईपीएसपी आया, इससे क्या होगा कि जो नेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट इज टुवर्ड्स द हाइपरपोलराइजेशन, थ्रेशोल्ड नहीं रीच किया, टुवर्ड्स द हाइपरपोलराइजेशन जाएगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक सी बात हम लोग समझ गए। अब जब अपना न्यूरोट्रांसमीटर्स काम कर गया, अब उसका न्यूरोट्रांसमिशन को रोकना भी होगा। रोकने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बॉडी में कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन हो। कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा है, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। ठीक है, दूसरा, इस न्यूरोट्रांसमीटर को डिसॉल्व करके या ये एंजाइमेटिकली क्लीव करके फायदा क्या होगा, साइनेप्स जो है हमारा नेक्स्ट इम्पल्स के लिए तैयार होगा। ठीक है, और बहुत सारे फायदे हैं। तो ये कैसे हम लोग करते हैं, देखो 4 मेन प्रोसेस होता है। पहला होता है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, हम लोग जो है न्यूरोट्रांसमीटर को, उसके एंजाइम्स होते हैं जो उनको डिग्रेड करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, दूसरा, न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम लोग रीअपटेक करते हैं। ठीक है, वो न्यूरॉन्स में भी कर सकते हैं और ग्लाइल सेल्स में भी करते हैं। और चौथा ये होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अब जैसा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन में देखो, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एग्जांपल होता है एसिटाइल कोलिन का। ये एसिटाइल कोलिन आया और यहाँ पे ये एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है इनटू कोलिन एंड एसिटेट। ये कोलिन जो है फिर से हमारा रीयूज हो जाता है। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। दूसरा एग्जांपल है रीअपटेक, रीअपटेक ट्रांसमीटर्स, जैसे कि रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स। तो ये क्या हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर आया, काम किया, और काम करने के बाद से ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको वापस हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में लेके चला गया, है ना। तो यहाँ पे इसके कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे नॉर एड्रेनलिन का जो है नॉर एड्रेनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन, बात तो एक ही होती है, नॉर इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। डोपामिन का है डोपामिन ट्रांसपोर्टर, और सेरोटोनिन का है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता है गाबा का भी रिमूवल। ठीक है, गाबा भी वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाता है, लेकिन साथ साथ वो जो होता है ना ग्लाइल सेल्स में भी जाता है। ये देखो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे तो गाबा आया, ये गाबा आ गया, है ना, लेकिन साथ साथ ये ग्लाइल सेल्स में भी जाता है। तो ये एक्चुअली इसका भी ट्रांसपोर्टर ही होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं गाबा ट्रांसपोर्टर्स। है वही चीज, बस एक थोड़ा सा फर्क क्या है कि इसमें ये ग्लाइल सेल्स में भी इसका अपटेक होता है, रीअपटेक होता है। और लास्टली क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसके केस में होता है, जो पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि वीआईपी हो गया, एनपीवाई हो गया, इनकेफेलिन्स एंड सब्सटेंस पी। दीज आर द पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इनका क्या होता है, ये जब एक्ट करते हैं तो ना इनका जो है अपटेक होगा दोबारा यहाँ पे, ना यहाँ पे ये एंजाइमेटिकली जो है ये ब्रेक डाउन होता है। ये क्या होते हैं कि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ना, उससे ये डिफ्यूज करते हैं, कुछ दूर जाते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद से इनका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है। तो चूंकि इनका कोई रैपिड रीअपटेक नहीं है, ठीक है, और इनका जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है वो कुछ दूर जाके होता है, तो इसलिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनका ऑनसेट भी स्लो होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन भी है, और मोर डिफ्यूज एक्शन भी होता है। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर मोर फार्माकोलॉजी लेक्चर्स सब्सक्राइब टू डॉक्टर जीशान फार्माकोलॉजी। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा को ट्रांसमिशन एंड नैंसी। स्टे ट्यून्ड।